स्क्वायर यार्ड्स की रिपोर्ट के अनुसार देश में तेजी से हो रहा है डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स का विस्तार। 2030 तक भारत में 4.33 लाख नौकरियां पैदा होने की है उम्मीद। भारत ने 10,000 करोड़ के विदेशी निवेश को दी मंजूरी। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान सरकार ने 63 एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारत ग्लोबल टूरिज्म सेंटर बनने की ओर। 2025 में रिकॉर्ड 2.02 करोड़ इंटरनेशनल टूरिस्ट भारत पहुंचे। सरकार कर रही है धार्मिक और आध्यात्मिक टूरिज्म का विस्तार। जुलाई में यूपीआई के जरिए 29.88 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। सालाना आधार पर 22% बढ़ा ट्रांजैक्शन। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ा डिजिटल भुगतान का दायरा। राज्यसभा में पास हुआ एमएसएमई एमेंडमेंट बिल। टर्नओवर की लिमिट को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया गया। रेलवे के लिए बड़ा प्लान। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर 450 बिलियन रुपए खर्च करेगी भारत सरकार। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स निफ्टी में तूफानी तेजी। सेंसेक्स 544 अंकों की जोरदार उछाल के साथ 78,639 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 390 अंक की उछाल के साथ 24,774 पर पहुंचा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का आज का स्पेशल ब्रॉडकास्ट। टक्कर के मंडे एडिशन में आज बात होगी बाय इलेक्शन की, उपचुनाव की। इस देश में 3 जगह बाय इलेक्शन हुए। पहला हुआ गुजरात में, दूसरा हुआ मध्य प्रदेश के दतिया में और तीसरा चुनाव हुआ बांकीपुर में, बिहार के। और बांकीपुर जो कि पटना में आता है, वो सीट थी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की। और बीजेपी को वहां 1995 के बाद, यानी सन 1995 के बाद हार का सामना करना पड़ा। इसके मायने क्या है, इसके मतलब क्या है, आज इसका विश्लेषण तो मैं करूंगा ही। लेकिन इस जीत से प्रशांत किशोर को तो कितना लाभ मिला, लेकिन राजद का सुपड़ा भी साफ हो गया। देखिए, बीजेपी की तो हार हो गई, लेकिन विपक्ष कांग्रेस और राजद को भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। उल्टा बहुत बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हुई राजद और कांग्रेस को। कैसे? क्योंकि उनका भी सुपड़ा साफ हो गया, उनकी भी जमानत जब्त हो गई इस चुनाव के अंदर, बिहार के। लेकिन इन बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स का मायना क्या है, मायने क्या है, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बेहद खास, बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। पिछले 3 दशक से जिस सीट पर बीजेपी का दबदबा था, 2010, 2015, 2020 और 2025 में जिस सीट से बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की धाक रही, उस सीट पर अब जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर का कब्जा हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बांकीपुर में तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद आरजेडी ताली पीट रही है। बीजेपी खुद अकेले जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। उनको सच्चाई पता नहीं है अभी कि प्रशांत किशोर जी ही ओरिजिनल बीजेपी के कैंडिडेट थे। भाजपा को हराने के लिए कमजोर प्रत्याशी भी अगर होगा तो हरा सकता है आज के दिन में। वो भाजपा को देखना नहीं चाहते, लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। कोई भी रहता तो चुनाव जीतता वहाँ। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। इस बीच कांग्रेस को भी जश्न मनाने और मुस्कुराने का मौका मिल गया। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है।
हालांकि ये सीट पहले से ही कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के चलते खाली हुई थी। चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। अकूट अराजकता की सरकार है जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता। उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने बेनकाब किया। उधर गुजरात में बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई मांजलपुर सीट पर बीजेपी ने फिर से जीत का झंडा लहरा दिया। ये सीट हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ कही जाती रही है। इन उपचुनावों से राज्यों की सरकारों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये नतीजे क्या संदेश दे रहे हैं, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। उपचुनाव में जनादेश में छुपे संदेश का विश्लेषण। बीजेपी को संदेश, बांकीपुर मांजलपुर जैसी शहरी सीटों पर मतदान बहुत कम रहा, 34%, जो बीजेपी की हार का बड़ा फैक्टर बड़ा। बिहार के शहरी गढ़ यानी बांकीपुर में हार प्रतिष्ठा को बड़ा बट्टा है, बड़ा झटका है। यह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और इसीलिए बीजेपी को बड़ा झटका है। यह बीजेपी के लिए एक मैसेज है क्या? राजद को संदेश, बांकीपुर में राजद 3 नंबर की पार्टी बनी, शहरी वोटर्स से कनेक्ट लगातार टूट रहा है और तो और यहां पर जमानत भी जब्त हुई है राजद के उम्मीदवार की। दिल्ली में फेल हुए मुद्दों को बिहार में उठाना गलत रणनीति साबित हुई। अब प्रशांत किशोर का उभरना राजद जैसे क्षेत्रीय दलों के लिए खतरे का एक बड़ा सिग्नल है। कांग्रेस को संदेश क्या है? दतिया में जीत कांग्रेस के लिए सकारात्मक संदेश है, लेकिन गुजरात के मांजलपुर में करीब 31,000 वोटों से हार संगठन की कमजोरी का साफ संकेत है। एक बार फिर गुजरात के मांजलपुर में हार हुई है। दिलचस्प तथ्य यह है कि योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी 2018 का लोकसभा उपचुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 और 2024 में बीजेपी की यहां पर एक बम्पर जीत हुई, एक बड़ी जीत बीजेपी ने देखी और 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत गई। उसके बाद विपक्ष ईवीएम और एसआईआर पर सवाल उठा रहा था, लेकिन इसी सिस्टम से उसे 2 सीटें जीतने को मिली हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि नई पार्टियों को मौका है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है ये पूरी कंडीशन, क्योंकि जो बिहार में हुआ है अगर हम उसको प्रामाणिकता से ले, मैं थोड़ी देर के लिए गुजरात में बीजेपी की जीत को माइनस करता हूं और दतिया में, क्योंकि कांग्रेस ने सीट को रिटेन करा, उसको माइनस करता हूं। जो बिहार में हुआ है वो बहुत बड़ा है। ये क्या बड़ा मैसेज है? मेरे साथ बात करने के लिए सिद्धार्थ यादव हैं, मेरे साथ राजीव रंजन है। हार्ड डे है आज एनडीए के लिए, बुरी हार हुई है बिहार के अंदर। बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट हार गई है। मैं एक और हार्ड फैक्ट बता दूं, 1995 से लगातार ये बीजेपी सीट जीत रही थी, लेकिन पहली बार इतने लंबे अरसे बाद बीजेपी ये सीट हारी है। ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज है। सुरेंद्र राजपूत है, दतिया में जीत हुई है, लेकिन बुरी हार का सामना करना पड़ा है गुजरात के अंदर। और साथ ही साथ मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, यूपी का अगला चुनाव है तो उनके लिए मैसेज क्या है? मेरे साथ राजद के प्रोफेसर नवल किशोर हैं। जमानत जब्त हो गई है उस सीट पर जहां से प्रशांत किशोर जीत के आई हैं। बड़ी खबर, अब हमारे पास बड़ी खबर है, राजद के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है। बांकीपुर उपचुनाव में राजद को भी लगा है बड़ा झटका। आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत तक जब्त हो गई है, यानी बीजेपी तो नंबर दूसरे पे आई है, राजद तीसरे स्थान पर होने के साथ साथ राजद और कांग्रेस जमानत जब्त हुई है। सिर्फ 14,000 वोट मिले हैं, जमानत जब्त हो गई है, जमानत नहीं बचा पाई है राजद और कांग्रेस पार्टी वहां पर। यह बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं सिद्धार्थ यादव आपका। सिद्धार्थ यादव, चलिए राजद की जमानत जब्त हो गई, वो चुनाव हार गई, अलग कहानी है, लेकिन आप तो अपने अध्यक्ष की परंपरागत सीट जो 1995 से नहीं हारे थे वो हार गए। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस आपको फंसा गया? नमस्कार अमीश जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है। हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर कोई परिवार के द्वारा चलने वाला दल नहीं है। हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। जो जनता का जनादेश आया है वो हमारे सर माथे। निश्चित तौर पर जनादेश हमारे पक्ष में नहीं है और हम उसकी समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते या चुनाव हारे, वो चुनाव की समीक्षा जरूर करती है। कुछ हमें कमियां रही होंगी, कुछ स्वाभाविक है कि जनता के बीच में जो हमारा विषय जाना होगा वो पूर्णतः नहीं पहुंच पाया होगा और उसका परिणाम स्वरूप हमारे सामने ये परिणाम है। अब जो परिणाम आए हैं हम उसकी समीक्षा करते हैं।
और जितने लोग आज जो विजयी हुए हैं उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। जितने लोग खुशी मनाना चाह रहे हैं वो खुशी भी मनाएं। पर ये कोई नया चीज या कोई बहुत बड़ी बात या नई बात के रूप में भी अमीश जी मुझे नहीं लगता कि इसको देखा जाना चाहिए। मैं आपको दो उदाहरण बता देता हूँ। एक आपने गोरखपुर का उदाहरण तो दिया ही, कैराना के उपचुनाव का उदाहरण हमारे पास है। हमारे पास देश भर में अन्य ऐसे इतने उपचुनावों का उदाहरण है जहां पर उपचुनाव में हो सकता है प्रदर्शन ऐसा रहा ना हो। आप कैराना में और गोरखपुर में उपचुनाव हारने के बाद भी जब ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो बोरिया बिस्तर समेट लेगी, उसके बाद 19 का क्या परिणाम आया? बम्पर सीटें हमारे पास आई। हम इतनी ब्रूट मेजोरिटी उत्तर प्रदेश में लेकर के नहीं, आए। बिल्कुल आपकी उसके बाद मैं वो सारे फैक्ट्स को दरकिनार नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए सीजेपी का आंदोलन हुआ, सीजेपी के आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उसी बीच ये चुनाव हुए, पटना में आंदोलन और बड़ा था। पटना में और पटना की बिल्कुल परंपरागत बीजेपी की ये सीट जो 1995 से आप नहीं हारे थे, इसको आप कैराना के साथ जोड़ें या बाकी किसी के साथ जोड़ें वो आपका हक है, लेकिन मैं फैक्चुअल बात करूंगा। 31 साल पुरानी सीट को हारना, क्या आपको वही स्थिति दिखाई दे रही है? ये आपके अध्यक्ष की सीट थे, आपके अध्यक्ष वहां पे 3 दिन से बैठे हुए थे और आपके अध्यक्ष वहां पर वो पूरा उन्होंने आपके नितिन नवीन वहां पर पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे थे, 3 दिन वहीं सिर्फ बैठे रहे हैं, उसके बाद ये सीट हारी गई है। दिस इज अ वेरी बिग मैसेज सिद्धार्थ यादव। अगर बीजेपी इस मैसेज को पढ़ने में समझने में असमर्थ हो रही है तो फिर आपके लिए दिक्कत है आने वाले दिनों के अंदर। नहीं, बिल्कुल असमर्थ नहीं अमीश जी। मैंने तो शुरुआत में ही बोला जो जनता का जनादेश है वो हमारे सर माथे है। हमारी पार्टी कहीं भी चुनाव लड़े, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जाकर के उस सीट पर प्रयास करते ही हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अगले 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य के दौरे पर हैं। सिद्धार्थ भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, आप इसको मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट थी आपके। 30 सेकंड पूरा करने दीजिए। बिल्कुल है, मैं जान रहा हूं, आपने बताया भी और मैं जान भी रहा हूं। हमारी पार्टी को वो हमारे मनचाहा परिणाम नहीं मिला, उसकी समीक्षा भी हम करेंगे। पर आप जो एक तुलना इस बात से करी जाए कि क्यों हमने मेहनत करी और मेहनत का परिणाम नहीं मिला, तो मेहनत तो हम हर जगह करते हैं और समीक्षा भी हम हर जगह करते हैं, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी। पर आपने एक बात का उल्लेख किया, आपने कहा आंदोलन है, आंदोलन का फर्क है। मैं तो अमीश जी हरियाणा से आता हूं, मैं आपको अपना उदाहरण दे सकता हूं। जब हरियाणा के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, उससे पहले जाट आंदोलन हुआ, हमेशा ये कहा जाता था कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पर सुपड़ा साफ हो जाएगा और कोई यहाँ पर कल्पना नहीं की जा सकती कि भाजपा वापस सरकार बनाएगी। और हरियाणा के परिणाम आपने देखे हैं। बाई इलेक्शंस बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शन होते हैं, कई लोकल इश्यूज होते हैं, कई कास्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, बड़े लोकल इश्यूज, लोकल कैंडिडेट सिलेक्शन, बहुत मल्टीपल इश्यूज। एक बड़ी खबर आ रही है, दतिया में बीजेपी के हारने के बाद आशुतोष तिवारी ने बोला है भीतरघात हुई है, बीजेपी के अंदर से भीतरघात हुई है। देखिए, एक तो हार हो रही है, ऊपर से पार्टी में कुछ विवाद भी खड़े हो रहे हैं। सिद्धार्थ यादव, ये दतिया की खबर है इस समय, आपका कैंडिडेट कर रहा है भीतरघात हुई है। कौन कर रहा है भीतरघात वहां पे दतिया में आप लोग, आपके लिए? नहीं अमित जी, अभी तक तो मैंने ये बयान नहीं देखा है, पर उन्होंने बोला है अगर निश्चित तौर पर तो इसकी भी समीक्षा होगी। और जब पार्टी किसी भी विषय को समीक्षा में लाती है तो समग्र रूप से लाती है। क्या कारण रहे, हमारे कार्यकर्ताओं में क्या फीडबैक था, जनता के बीच में क्या था, हमारा विषय पहुंचा नहीं पहुंचा, चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी सही थी गलत थी, हर पक्ष पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है अमित जी। हम लोग बहुत लंबा समय, एक लंबी यात्रा भारत के लोकतंत्र में तय करके आए हैं और 2 सांसदों वाली पार्टी आज देश के अंदर 22 राज्यों में सरकार चला रही है। वो नहीं, ठीक है, आप अपना बिल्कुल इतिहास याद करना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर, बीजेपी बांकीपुर हार गई, बीजेपी के लिए बड़ा झटका, लेकिन आप लोग भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। ये कितना बड़ा झटका आपको है? लोग बीजेपी को अगर हराना भी चाह रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव बिहार जैसी स्टेट में वो राजद और कांग्रेस को नहीं मान रहे हैं। इट इज अ थर्ड पार्टी, जनसुराज पार्टी, द मैन इज प्रशांत किशोर, उसको ऑल्टरनेटिव मान रहे हैं। डू यू थिंक अब प्रशांत किशोर के पीछे लगना पड़ेगा राजद को, अगर उसे अपनी लाज और आज को बचाना है तो? देखिए अमित जी, अगर इस चुनाव को देखें तो ये बिल्कुल एक ही संदेश स्पष्ट है कि ये बीजेपी के अहंकार की हार है। ये प्रशांत किशोर की जीत है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि ये भाजपा के अहंकार की हार है। आप देख रहे होंगे कि बिहार से लेकर देश में जो हालत और हालात बने पड़े हैं उसी का नतीजा है। बाकी आप जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं, जब राष्ट्रीय जनता दल की ये परंपरागत सीट नहीं है,
2000 में आरजेडी बड़ी जीत हासिल की, राष्ट्रीय जनता दल 2015 में की, 2020 में की, कभी हम वहां से नहीं जीते। तो हमारे पे तो सवाल उठना भी नहीं चाहिए। सवाल तो उस पे उठना चाहिए कि जो अपने आप को विश्व का सबसे विशाल पार्टी कहता है, उस विशाल पार्टी का पगड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको मोदी जी अपना बॉस कहते हैं, ये उस सीट की बात कीजिए जहां पर डबल इंजन की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड उनके साथ है। वह चुनाव वह क्यों हार जाती है? ये जाहिर है कि वैसे विधानसभा क्षेत्र में जहां पर परंपरागत तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी है तो वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति ही हराएगा, इसमें तो कोई दूसरा बात ही नहीं है। और अगर इसको एक बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं उसमें भी बहुत शक है। कई सारी पार्टियां हैं बिहार में जिसमें कि एक ही व्यक्ति जीता, उसके साथ पार्टी रहा और फिर हार समाप्त भी हो गया। कई पार्टी अभी भी हैं। तो मैं आपकी सारी बातों से एग्री कर रहा हूं। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। बीजेपी से तमाम सवाल है मेरे, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है सिर्फ, आपको ऑप्शन ही नहीं मान रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है आप और कांग्रेस मिलकर अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं? जो सीट बीजेपी हार रही है 31 साल बाद माफ करिए, उस सीट में आप ऑप्शन ही नहीं है। और आप ये बता के खुश हो रहे हैं कि हम तो वो कभी सीट जीतते ही नहीं थे। लेकिन प्रशांत किशोर एक नई नवेली पार्टी आई, एक नया नेता है, वो पार्टी वो सीट लेके जा रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं ये बड़ा सेटबैक आपको भी है? ये बीजेपी के लिए तो सेटबैक आई, लेकिन राजद के लिए सेटबैक से कम नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी सफलता प्रशांत किशोर के लिए हो सकती है कि जो रणनीतिकार के रूप में कई पार्टी को जिताने की दावा करते रहे हैं, वो अपने पार्टी को नहीं जिता पाए। ये उनकी सफलता है 2025 की। उनकी सफलता ये कह सकते हैं कि 2025 में 2026 में उपचुनाव जीते हैं, वो उनकी सफलता हो सकती है। लेकिन वो सफलता भारतीय जनता पार्टी के हार पे है। उनका अंतिम बयान सुनिए। आज के डेट में भी आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आज के डेट में उनका बयान क्या है कि यह जनादेश जो है वह सम्राट चौधरी को हटाने के लिए है, भाजपा को हटाने के लिए नहीं है। ये बार-बार बोला जा रहा है कि ये जनादेश सम्राट चौधरी को हटाने के लिए है और बीजेपी के अहंकार की हार है। सिद्धार्थ यादव, रिस्पॉन्ड टू दिस। नीतीश कुमार को हटाना भारी पड़ गया आप लोगों को, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार थे सब ठीक था, जैसे नीतीश हटे सुपड़ा साफ। अमीश जी, मेरे को तो इतनी दयनीय स्थिति देख करके बड़े आश्चर्य हो रहा है। क्या दयनीय स्थिति है? हार बहुत बड़ी है पर जीत बड़ी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जमानत जब्त करवा गए, तो हमको तो ऐसा ही कहना पड़ेगा। हार को बड़ी बताना है, जीत को छोटा बताना है। और आप कहां गए? हम जमानत जब्त पे नहीं दी, हमको तो कोई भी पसंद नहीं कर रहा। कोई मुख्यमंत्री रहे नहीं रहे, हटे नहीं रहे, हमको तो कोई पसंद नहीं कर रहा। जो लोग इतने, मैं बीच में नहीं बोला था। लोग आपको आज भी विकल्प नहीं मान रहे और कभी विकल्प नहीं मान रहे। देखिए, बांकीपुर क्या, बिहार की जनता हमारे लिए परिवार है। परिवार हमको इतने लंबे समय तक आशीर्वाद देता आया है, आगे भी देता रहेगा। हमको बीच में कहीं किसी सीट पर आशीर्वाद कम मिला, उसकी समीक्षा हम कर लेंगे। हम अपने परिवार के पास लौट करके जाएंगे, परिवार से हम वापस मांगेंगे कि हमसे जो कमी रही होगी हम उस कमी को दुरुस्त कर लेंगे। पर आपको तो कोई मान ही नहीं रहा, ना 3 में ना 13 में। ओके, जो लोग ना 3 में ना 13 में वो आकलन बैठा के टीवी पे बैठा रहे हैं, और अमीर जी आप भी उनके आकलन को गहराई से सुन रहे हैं, तो थोड़ा आकलन पर भी जाना चाहिए। देखिए, मैं तो आपको भी ध्यान से सुन रहा हूं, मैं तो उनको भी ध्यान से सुन रहा हूं। लोकतंत्र है, मैं तो दोनों को मौका दे रहा हूं। लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो फिर है, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लड्डू खाने को तैयार हैं, लेकिन आप ये तो देखिए कि आपकी पार्टी का भी बहुत बुरा हाल हुआ है। प्रोफेसर लवल किशोर, आपके एक मैं सांसद को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कोई भी छोटा नेता कई बार पब्लिक बीजेपी को हराने को आतुर है, किसी भी छोटे नेता को जितवा सकती है। तो रेखा गुप्ता आपकी ना छोटी नेता भी नहीं थी, जिनको उन्होंने पब्लिक ने उनको जमानत लायक भी नहीं समझा। क्या आपको लगता नहीं है इससे मैसेज फॉर तेजस्वी यादव डायरेक्ट? अभी भी बोल रहा नहीं, देखिए अमीर जी, अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो ऐसी परंपरागत सीटें होती है और जहां की जनता उस बात से नाराज होती है, तो जरूर वो तीसरे को चुनाव करती है। ऐसा कोई नई बात नहीं है। आप देखिए 1993 में अगर इसी में आप देखिए तो उदाहरण है कि लवली आनंद बाई इलेक्शन जीत जाती है। उस बीपीपा को आज कोई जानता भी नहीं है, उसका कोई आज वो भी नहीं है। तो ये बात कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। इसको अगर आप बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हर चुनाव का देखिए आप हार बड़ी मान रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी की हार बड़ी है, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत बड़ी नहीं है। ये थोड़ा अन्याय है, ये अन्याय है, ये विश्लेषण के साथ भी अन्याय है। विद ऑल रिस्पेक्ट प्रोफेसर साहब, ये विश्लेषण के साथ भी अन्याय है। लेट मी गेट
ओके ओके प्रोफेसर साहब, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड लीजिए 10 सेकंड। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि 236 सीट पे उन्होंने ही तो जमानत जब्त करवाया था। क्या प्रशांत किशोर जी प्रचार नहीं कर रहे थे? क्या प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार नहीं थे? क्या प्रशांत किशोर जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे? क्या प्रशांत किशोर को बिहार की जनता नहीं जानती थी? मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, एक चुनाव पे किसी पार्टी को समाप्त करने की बात आप कर रहे हैं कि आपका जमानत जब्त हो गया। भाई जमानत जब्त हुआ कि नहीं, ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो सबसे क्यों थर्ड क्वेश्चन है? बीजेपी की हार फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपकी जमानत जब्त, और थर्ड पॉइंट है तीसरा आदमी जीत कर आ गया। किसी साफ सुथरी छवि वाले को सीएम बनाए, अपराधी चरित्र वाले को नेतृत्व मत दीजिए। प्रशांत किशोर ने बोला है कि ये जीत के बाद प्रशांत किशोर का ये बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। प्रशांत किशोर ने बोला है कि सीधे तौर पर ये बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी हार है और कुछ नहीं है, क्योंकि सेंटर सब कुछ देख रहा था। ये नतीजे बीजेपी नेतृत्व को एक बड़ा सबक है, प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बयान दिया है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है। सुरेंद्र राजपूत, दतिया बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने अपनी सीट को मेंटेन रखा है। बीजेपी वो सीट पहले भी हारी थी, दोबारा एक बार हारी है बाई इलेक्शन के अंदर भी, लेकिन गुजरात के बाई इलेक्शन के अंदर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली है, 31,000 मतों से जीता है। तीसरी बड़ी बात हुई है बिहार के अंदर, जो पहली बड़ी बात है, बिहार के अंदर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। एक एम्बैरेसिंग डिफीट हुई है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन राजद और कांग्रेस के अलायंस को भी एक एम्बैरेसमेंट देखनी पड़ी है, वो अपनी जमानत नहीं बचा पाई है। हाउ डू यू एनालाइज दीज बाय इलेक्शन बिफोर यूपी? मिस्टर राजपूत। आदरणीय अमित सर, मुझे उम्मीद है बीच में नहीं टोकेंगे। तीनों क्वेश्चनों का मैं पिन पॉइंट जवाब देता हूं। जी सर। दर्द तो सब लोगों को हो रही है आज, लेकिन सब लोग खुशी भी मना रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपको, पहले आपने गुजरात की बात करी, मैं आपको गुजरात का बता देता हूं। मुख्य चुनाव में गुजरात में ये वाली सीट योगेश पटेल जी ने 1,19,000 वोटों के अंतर से जीती थी हमसे, हमें कुल 19,000 वोट मिले थे, ठीक है। इस बार हमें 25,000 वोट मिले हैं और भाजपा को सिर्फ 55,000 वोट मिले। हमारे वोट 6,000 बढ़े हैं और उनके वोट 67 या 68,000 घटे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, तो हम बढ़ रहे हैं, वो घट रहे हैं गुजरात में। अगर एनालाइज करना है तो इसको एनालाइज कर लीजिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है, चुनाव सीट जीते उसकी बधाई उन्हें। दूसरी बात आप आ जाइए, क्या नाम, आपने बिहार की बात करी। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक संघर्ष का और जेएनजी आंदोलन के बाद की यह पहला उपचुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से नाकामयाब हुई है। इनका जो प्रदेश अध्यक्ष, सॉरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट और अपना बूथ हार जाता है। अपना बूथ भी मुझे लोग बता रहे हैं कि वो चुनाव हार गए हैं, अपना बूथ भी हार जाते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो इन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर जनता से धोखाधड़ी की, नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया और क्या नाम, सम्राट चौधरी को बता दिया। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को तो अपहरण करके ले गए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के वर्कर ने बता दिया इनको कि ये लोग कहां पर हैं। औकात दिखा दी, हैसियत दिखा दी, ये सामने की बात है। मैं बांकीपुर में इससे ज्यादा और भी एक दो चीजें हैं जहां पर यह कहा जाता हो कि भारतीय जनता पार्टी किसी कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर देगी तो भी जीत जाएगी। ये उन अहंकारी नेताओं का भी उनके मुंह पर करारे तमाचे की तरीके से, ये स्टेटमेंट किसने दिया? आप ये बड़ी स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया? कुत्ता बिल्ली को खड़ा करते हैं जी। मुझे मैं बताऊं, मेरे पास ये जो स्टेटमेंट आया है, अब सच है या झूठ है, ये रविशंकर प्रसाद जी के नाम से आया है। ये सोशल मीडिया पे तैर रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, ठीक है ना। ये सोशल मीडिया पे आप भी चेक कर लीजिए, मुझे नहीं पता ये बात सच है कि झूठ है। मैं फिर एक प्रश्न पर आता हूं। मेरी बात सुनिए ना। जी जी, मैंने 2 मिनट 20 सेकंड सुना आपको, पूरा 2 मिनट आपके साथ ये है कि आप विषयांतर करते हैं। नहीं, बिल्कुल विषयांतर नहीं करा। आपने अभी तीसरी बात दतिया पर भी 2 मिनट आपने 5 मिनट सुने, आप ऐसी बात करने लगते हैं कि क्या नाम, सामने वाले आदमी को आप सिर्फ विषयांतर, ये किसने किया, वो किसने किया। अरे भाई, बोला आप में जीत और हार एक सेकंड, आपने बोला बीजेपी ने बयान दिया कि ये उस अहंकार की आ रहा है जिसमें हम किसी कुत्ते बिल्ली को खड़ा करते हैं वो जीत जाएगा। मैंने बोला ये बयान किसने दिया, क्योंकि आपने इतना बड़ा ब्लेम लगाया, मतलब एक नेशनल पार्टी के ऊपर, रूलिंग पार्टी के ऊपर। मैंने कहा मैं पुष्टि नहीं करता हूं। अगर बीजेपी भी इस तरह के अनर्गल को बयान देगी तो उनको भी मैं बोलूंगा।
मेक योर पॉइंट। आगे भी तो सुन लीजिए सर। हाँ बिल्कुल बोलिए, आगे 40 भी तो सेकंड सुन लीजिए। इसके बाद आप उसके बाद आप आ जाइए दतिया में। दतिया से मैं अभी आ रहा हूं, आज दोपहर में 1-2 बजे आया हूं मैं, क्या नाम, ट्रेन से वापस। कल भी दतिया था, परसों भी दतिया में था। वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से इस चीजों की चिंता थी। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल, उनके मुख्यमंत्री, उनके 25 कैबिनेट मिनिस्टर, और पैसा उन लोगों ने पानी की तरीके से बहाया, और पैसा पानी की तरीके से बहा करके एक तीसरे उम्मीदवार को भी खड़ा किया, एक क्या नाम, जो आजाद समाज पार्टी से था, उसको पूरी तरीके से फंड किया। लोग तो बताते हैं करोड़ों रुपए दिया। उसके बाद, और हमारे ही वोटों के ऊपर उसने सारी चीजें करी। लेकिन उसके बाद भी घनश्याम सिंह जी वहां से चुनाव जीते, और चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा। 4 दिन पहले लोगों ने 50,000 किसानों को 4-4 नेता को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है। कल वो भी एक खबर है। सिद्धार्थ यादव, मैं लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा, लेकिन सिद्धार्थ यादव, योर रिप्लाई। आप बार बार बोला जा रहा है कि आपके अहंकार की हार है। मेक योर पॉइंट। देन आई हैव जन स्वराज पार्टी के अक्षत शौनक मेरे साथ हैं, उनका भी रुक करूंगा मैं। ओके, मेक योर पॉइंट सिद्धार्थ यादव, 40 सेकंड्स, स्टार्ट 40 सेकंड्स। सिद्धार्थ यादव बोलिए। देख, आवाज नहीं आ रही सिद्धार्थ आपकी, बोलिए अब। अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेक योर पॉइंट। गुजरात के अंदर हम पुनः जीत गए, बड़ी जीत गए, पर हमारी नैतिक हार हो गई। नैतिक जीत किसकी हुई? इनकी, जो 25 साल से सत्ता के बाहर है, जिनको गुजरात की जनता देखना नहीं पसंद करती, उनकी नैतिक जीत हुई। मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ऐसी नैतिक जीत कांग्रेस पार्टी हमेशा लेती रहे। इस नैतिक जीत में ही वो खुश रहे, शायद यही उनको चाहिए, क्योंकि वो लोकतांत्रिक जीत तो जीत नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, बिहार के अंदर 40-50 साल से कांग्रेस पार्टी बाहर है, कोई कांग्रेस पार्टी को पसंद करता नहीं। कांग्रेस पार्टी जमानत जब्त हो जाए, और विश्लेषण बता रही है, बूथ का विश्लेषण बता रही है, अहंकार का। अमीश जी, अच्छा है ये खुशी, आप अल्प चुनाव हारने पर, कोई उपचुनाव हारने पर, कोई छोटी हार पर इतनी खुशी है विपक्ष मना लेता है, अच्छा है। आज एक चीज तो नहीं सुनने को मिल रही कि देश का इलेक्शन कमीशन खराब हो गया, देश का लोकतंत्र खराब हो गया, एक चीज तो नहीं मिल रही। भाजपा के एक उपचुनाव हारने मात्र से देश का लोकतंत्र भी 45 सेकंड है, 45 सेकंड है। ओके सिद्धार्थ, मैं आपको मौका देता हूं, 40 सेकंड आपके। सुरेंद्र राजपूत, अब इलेक्शन कमीशन और एसआईआर की प्रक्रिया भी तो यहां पे भी हुई थी, लेकिन नतीजा बीजेपी के फेवर में नहीं आया। अब एसआईआर और इलेक्शन कमीशन और ईवीएम सब ठीक है? अमीश भाई कहते हैं ना, मजबूत भी टूटते हैं और मशहूर भी टूटते हैं। वक्त की चोट के आगे तो सारे गरूर भी टूटते हैं। तो ये गरूर जो टूटा है ना, अब इसमें ये इलेक्शन कमीशन के नाम पर, इलेक्शन कमीशन फिर से पारदर्शी नहीं है, हम आरोप लगाते हैं। हम आरोप लगाते हैं कि अगर इस तरीके से उन्होंने चुनाव को नहीं वो किया होता, तो ये जीत बिहार में, दतिया में बहुत बड़ी होती, बहुत बड़ी होती। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं आपको प्रमाण देता हूं, 50,000 किसानों के, उसमें लोग आरोप लगा रहे हैं दतिया में कि 4-4 हजार रुपए मूंग की दाल, मूंग की जो फसल है उसको लेने के लिए एडवांस डाले गए 50,000 किसानों। ऐसा नहीं है कि ये यहां पर ये लोग जीते हैं। अंदर तक जाएंगे ना, मुझे नहीं कुछ कहना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता से मुझे पूरी सहानुभूति है। मैं जानता हूं कि वो इस तरीके के विश्लेषणों के आदी नहीं है, पिछले 12 साल से वो जीत के आदी हैं, तो हार पचा नहीं पा रहे हैं। मुझे शुभकामना, मतलब मुझे उनसे सहानुभूति। मैं रोहिणी आचार्य ने एक बड़ी बात लिख दी है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि प्रशांत किशोर की जीत को बधाई, प्रशांत किशोर को जीत की बधाई। रोहिणी आचार्य ने लिखा है एक्स पर, जो लगातार लड़ता है जीत उसकी होती है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वालों की जीत होती है, समर्थकों के साथ संवाद और संपर्क करना जरूरी है। रोहिणी आचार्य ने एक तरह से राजद को लेकर तंज कसा है, लेकिन तारीफ करी है प्रशांत किशोर की। मेरे साथ राजीव रंजन है। राजीव रंजन, ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया? 1995 से बीजेपी एक सीट नहीं हारी थी, लेकिन पहली बार वो सीट हार रही है 31 साल में, और विपक्षी खेमा इसको सेलिब्रेट कर रहा है, पटना से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। अमित जी देखिए, मैं कुछ अपने संस्मरण पहले आपके साथ साझा कर लेता हूं, 30 सेकंड दीजिए। 2009 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, और हमें 1.5 दर्जन से भी ज्यादा सीटों, संभवतः वो 20 सीटों के लिए उपचुनाव हो गए, और ज्यादातर सीटें हम लोग हारे। और 2010 में
विधानसभा के चुनाव हुए, इन आम चुनाव में हम लोगों ने अभूतपूर्व जनादेश हासिल किया। तो हमारा ये मानना है उपचुनाव कई बार कुछ संकेत देते हैं, और जो जिम्मेदार पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए में शामिल दलों में ये परिपाटी रही है कि हार हो या जीत, नतीजों का विश्लेषण हम करते हैं। अगर मुद्दों को एड्रेस करने में कोई चूक हुई है, सही तरीके से अभियान नहीं चला है, रणनीतिक तौर पर कोई खामी पाई गई है, तो हम बहुत सारे बदलाव करते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो बांकीपुर चुनाव, मैं ये मानता हूं कि लगातार 31 वर्षों तक 1995 से 2026 तक भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रतिनिधित्व किया, और उसे गर्व हासिल है कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जब फैसला बीजेपी ने लिया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके एक गौरव भी उस क्षेत्र को बख्शा गया। बावजूद इसके जहां बहुत सारे काम, विकास जिस तरीके से 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में चप्पे चप्पे में बिहार में हुआ है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र आपने भी बोला लगभग 1 मिनट 50 सेकंड आपने बोला। मेरा आपसे काउंटर सवाल है, क्या नीतीश कुमार को हटाना उल्टा पड़ा है एनडीए को? मेरा डायरेक्ट सवाल है। देखिए, ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अब विपक्ष की ओर से, और प्रशांत जी को भी महारत हासिल है। कभी 25 सीटें जीत जाएगी अगर जेडीयू, तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे, ये दावा भी उन्होंने ही किया। और वो अब इस तरह के हम कह सकते हैं कि कोशिश उनकी है कि हम लोगों के बीच में कोई दरार वो बना पाए। मुश्किल है। ये शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नीतीश कुमार जी ने स्वयं अपना उत्तराधिकारी तय किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सम्राट चौधरी जी के नाम पर मुहर लगाई। लेकिन अब तो जनसुराज पार्टी के चीफ कह रहे हैं, जिन्होंने बीजेपी को बड़ी हार दी है बिहार के अंदर, कि सम्राट को हटाना पड़ेगा, सम्राट चौधरी को हटाना पड़ेगा। वो कौन होते हैं? हमारे पास 202 देखिए, पर आज उनकी जीत हुई है। देखिए, राजद का तो सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस और राजद की बुरी हार हो गई है वहां पर। लेकिन अब तो फोकस पूरा का पूरा जनसुराज पार्टी पे है ना। एक विधानसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी करेंगे, और 202 सीटें थी, 201 सीटें अभी हमारे पास बिहार विधानसभा में है। 243 विधायकों के असेंबली में 201 विधायक हमारे हैं। नहीं, राजीव रंजन, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूं कि आपकी सरकार को कुछ नहीं होने वाला। आप एक होता है ना, एक मॉरल एक होता है ना कि कहीं ना कहीं ये वाली जो हार है, अगर आप कोई और सीट हार जाते तो उतना नहीं तकलीफ होती। ये नितिन नवीन जी वाली सीट हार गए, इसलिए तकलीफ ज्यादा है। ये खबर भी नहीं बनती वो तो। फिर ये नितिन नवीन जी की गढ़ वाली सीट थी, 1995 से बीजेपी कभी हारी नहीं थी, इसलिए विषय भी बन रहा है। आप भी समझ रहे हैं ये बड़ी खबर क्यों है? इतना तो आप भी समझते हैं मीडिया को। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बांकीपुर के साथ कभी बेईमानी नहीं की, लगातार उस क्षेत्र को सींचा है। अरे बिल्कुल नहीं करी होगी। मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी ने कुछ बेईमानी नहीं करी, लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूं, क्या नीतीश बाबू को हटाना महंगा पड़ा है? सीधा सवाल है मेरा, इस पर आपकी राय। मैंने आपको इसका जवाब पहले ही दे दिया है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी की पसंद, जब उन्होंने राज्यसभा में जाने का फैसला लिया तो उनके समक्ष उत्तराधिकारी चुनने का जब सवाल आया, उन्होंने सम्राट जी के चेहरे पर सहमति जताई और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इच्छा का आदर किया। सम्राट जी लगातार, आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे दोनों नेताओं के, मैं बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज आगे का भी समझूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने बोला कि ये डबल इंजन सरकार की डबल हार है, अहंकार रखने वालों को भगवान ने नचा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट नहीं जीत पाए, बीजेपी की हार का मतलब है कि ये बदलाव की शुरुआत है। सीधे तौर पर मैं आपको बार बार कह रहा था कि पटना की सीट, बांकीपुर की हार जो है वो लखनऊ तक आवाज दे रही है। अनुराग भदौरिया, निश्चित तौर पर अगला चुनाव जो है वो अब यूपी उत्तराखंड के अंदर है, और जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है बिहार के अंदर, लेकिन जो आपकी समर्थक पार्टी है यानी राजद, उसका भी सुपड़ा साफ हुआ है। तो ये तो आपके लिए भी मैसेज है
बीजेपी हार भी जाए तो, लेकिन मौका आप लोगों को नहीं मिल रहा, मौका तीसरा ले रहा है। देखिए अमीश जी, बड़ी अच्छी बात है ना, सत्ता का घमंड जब जमीन पे आ जाता है ना, तब विपक्ष की जीत में जनता की आवाज़ सुनाई देती है और लोकतंत्र का रंग निखरता नजर आता है। अब लोकतंत्र का रंग आपको निखरता हुआ नजर आया है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी औंधे मुंह गिरी है। दतिया की सीट भी हार गई है और अयोध्या की सीट भी हारी थी। अब समझिए इसका महत्व क्या है। वो कांग्रेस की सीट थी। सुनिए ना, दतिया की सीट भी हार, अरे सुन तो लीजिए, अभी हारी है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दतिया की सीट भी हारी, अयोध्या भी हारी, माने अब तो भगवान ने भी इनका साथ देना बंद कर दिया है। पहले उनके नाम पे राजनीति करते थे, वो भी समझ गए प्रभु, अब हमारे नाम पे राजनीति करने का इनको मौका नहीं दिया जाएगा। और जिस तरह से बांकीपुर की सीट हारते हैं, जो बांकीपुर की सीट हारी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है बीजेपी की, और मुख्यमंत्री का पहला चुनाव था, जो मुख्यमंत्री बिहार के बनाए गए हैं, बनाए नहीं गए, थोपे गए हैं उनके, हाँ नहीं थोपे गए हैं, क्योंकि वो तो आपको पता ही है, हमारे अभी जेडीयू के साथी, बताइए बेचारे कितने उनके लाचार हैं, कितने मजबूर हैं, कितने परेशान हैं, अपने नेताजी की तारीफ भी नहीं कर पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को कैसे बीजेपी ने हटाया। कहता नहीं उन्होंने तो छोड़ दिया है, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। ऐसा उत्तराधिकारी वो नहीं चुन सकते थे, मैं गारंटी से कह सकता हूं, जो बाई इलेक्शन में नहीं जीत पाए। 1.5 मिनट आपने बीजेपी की हार पर तो बोला, जो राजद और कांग्रेस को वहां पर नुकसान हुआ है, जो राजद और कांग्रेस की स्थिति हुई है, उस पर आपकी राय क्या है अनुराग जी? सवाल यह है कि देश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, देश अब भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना चाहता लेकिन मौका आपको भी नहीं दे रहा है, ये तो आप मानेंगे मेरे साथ। लेकिन नहीं, देश के नहीं, मौका तो हमें मैं कह रहा हूं देश, अब आप एक सीट से पूरे देश पे पहुंच गए, अभी तक तो बिहार पे थे, पूरे देश पे पहुंच गए। याद करिए वो दौर, वो याद करिए गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर में 2018 में बीजेपी चुनाव हारी थी बाई इलेक्शन। अब लोकसभा की सीट, विधानसभा छोड़िए, लोकसभा की सीट, लेकिन 2019 में क्या हुआ था, फिर 2022 में क्या हुआ था? यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, बच्चा पैदा नहीं होता और आप चूम चूम के उसकी कहानी खराब कर देते हैं। सुन तो लीजिए, मतलब ऐसी बात कर रहे हैं आप भी, देश बदल जाएगा ये। अरे राजद और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है बिहार के अंदर, सामान्य घटना लग रही है क्या आपको? अब सुन मतलब नंबर 2 की पार्टी वहां पर नंबर 3 पे भी नहीं आ रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? अब सवाल मैं सही बात कर रहा हूं अमीश जी कि भारतीय जनता पार्टी को अब डाउनफॉल शुरू हो गया, वो कहीं नहीं जीत रही है, अब वो जीत ही नहीं सकती। एक चावल पूरा एग्जाम्पल दे रहा है पूरे देश का। एक चावल जब चावल हरियाणा में बनता है ना, तो उसमें एक चावल निकालोगे तो पता चल जाता है कितने चावल बने। सिद्धार्थ यादव जवाब, एक चावल पूरा जवाब दे रहा है। आपकी स्थिति अब देश भर में खराब हो रही है, अब बस ये आने ही वाले हैं, विपक्ष वाले आने ही वाले हैं सरकार के अंदर अगले 6-7 महीने में। नहीं अभी ये नहीं, अमीश जी जाना तय हो गया। अमीश जी हम हारे, अमीश जी अगर हम चुनाव हारे तो घमंड की हार हो गई, और ये चुनाव के बाद चुनाव के बाद चुनाव हारते ही रहते हैं। कितने घमंडी लोग हैं, इनका तो घमंड हारता ही रहता है। इनको तो जनता कितना घमंडी मानती है, कभी नहीं चुन के भेजती। मतलब जो लोग सत्ता से इतना दूर बैठे हुए होंगे, आज इनकी आप कैसे उबाले मार मार के आपके शो पर भी कूद के खुशी मना रहे हैं। अच्छी बात है, चुनाव का परिणाम आया है। 3 चुनाव थे, एक भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर जीती, एक मध्य प्रदेश का चुनाव, वो सीट हम पिछली बार भी हारे थे, इस बार भी जनता ने हमको स्वीकार नहीं किया। एक सीट जो हमारी जीती हुई थी वो बिहार के, हम हार गए। बहुत अच्छी बात है, आप खुशी मनाइए। जनता आपको तो चुन ही नहीं रही। मैं अमीश जी आपको दूसरी बात बताता हूं, देश के अंदर पहले आंदोलन कभी हुआ, अगर देश के अंदर इमरजेंसी का आंदोलन हुआ तो भी विपक्ष के नेताओं पर देश के युवाओं ने भरोसा जताया। और मैं आपके बीच में नहीं बोला, अनुराग भदौरिया जी इतनी खुशी मत बनाइए, आपकी पार्टी तो लड़ी नहीं। मैं याद दिला रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, बस याद दिलाया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, ये याद दिला रहा हूं। पहले इमरजेंसी के दौर में चुनाव हुआ, देश का युवा सड़कों पर आया, उनने विपक्ष के नेताओं पर भरोसा किया, उनको अपना नेता चुना, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इस बार युवा भी सड़क पे आए तो भी इन पर भरोसा नहीं करता। कहीं चुनाव में बाई इलेक्शन हो जाए, वहां पर अगर हमको नहीं पसंद करेंगे तो विपक्ष को पसंद करना है, तो भी विपक्ष को पसंद नहीं करेंगे। राजद नहीं चाहिए, राजद नहीं चाहिए, कांग्रेस नहीं चाहिए, सपा नहीं चाहिए, आपको चाहिए नहीं। सुनिए, मैं बधाई सिद्धार्थ जी पसंद नहीं बन पा रहे, सिद्धार्थ जी मैं आपको खुशी का कारण क्या है? सिद्धार्थ जी जवाब सुन लीजिए, सिद्धार्थ जी मैं सुन लीजिए सिद्धार्थ जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने माना कि इमरजेंसी में युवा रोड पे आया और सरकार बदल दी। अभी भी युवा रोड पे और आपकी सरकार बदलने जा रही है। आपने मान लिया खुद ही ना, जब युवा रोड पे होता है, छात्र रोड पे होता है तो सरकार बदल दी जाती है। अब सरकार इमरजेंसी हालत तो है ही ना देश में,
घोषित इमरजेंसी है ना, अब युवा छात्र रोड पे है ना, आपने कहा हारना शुरू हो गया। आपने देखा बिहार और दतिया देख ही लिया ना, अभी भी तुरंत के तुरंत आपने हार मान ली। आपको बधाई कि आप मान गए, युवा छात्र रोड पे होता है तो सरकार ही जाती है, सरकार रोड पे आ जाती है, इसलिए आपको बधाई आपको कि आपने मान लिया। छात्र युवा जब रोड पे सरकार नहीं टिकती है, सरकार उनकी आंधी में उड़ जाती है, इसलिए आपको बधाई दे रहा हूं। कम से कम आपको एहसास है कि आपकी सरकार जाने वाली है, इसलिए आपको एहसास है कि आपकी सरकार जाने वाली है। आपकी सरकार की नींव हिल चुकी है, क्योंकि युवा छात्र रोड पे आ चुका है, वो अपना अधिकार मांग रहा है। वो कह रहा है कि देश की बात कीजिए, राष्ट्र की बात कीजिए, राष्ट्र के विकास की बात कीजिए, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात कीजिए, धर्म के नाम पे और नफरत के नाम पे हमको यहाँ पे डिवाइड मत कीजिए। इसलिए युवा रोड पे है, रोड पे युवा अपना अधिकार मांगने के लिए है। युवा चाहता है हमारी अच्छी शिक्षा हो, हमारा अच्छा रोजगार हो। ठीक है, आपने मैं जनसुराज पार्टी के अक्षत शौनक को लेता हूं, प्रवक्ता हैं जेएसपी के। अक्षत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। एक बड़ी जीत दर्ज करी है, और वो भी कोई छोटी मोटी सीटी बांकीपुर से, जो 95 से बीजेपी का गढ़ थी। आपका एनालिसिस क्या करता है? बीजेपी हार गई है चुनाव, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, वो बीजेपी वो सीट नहीं बचा पाई, बीजेपी वो चुनाव हार गई, लेकिन मौका आपको दिया, राजद को नहीं दिया मौका, कांग्रेस को मौका नहीं दिया, ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? अक्षत। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी, आपने और मेरे जितने श्रोता हैं आपके चैनल के, उन सभी को आज बधाई हो। खासकर बिहार के लोगों के लिए ये जीत जिसका आप विश्लेषण मुझसे मांग रहे हैं, वो जीत किसी पार्टी की हार से बढ़कर जनसुराज की एक जीत है। जो जनसुराज अभियान प्रशांत किशोर जी ने पिछले 4 साल से अलग अलग बिहार के जिलों में जाकर, गांव में जाकर 5000 से ज्यादा लोगों के घरों में जा जाकर उनकी समस्याओं को सुना था, उनकी आवाज बनने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से आज हम सब देख पा रहे हैं कि इतने बड़े मार्जिन से उन्होंने ऐसी पार्टी को हराया है जिसकी सरकार अभी वहां पर है। और रही बात की राजद या कांग्रेस से हमारा कंपैरिजन करना, तो आप देख सकते हैं कि पिछले जो घटनाक्रम हुआ है बिहार में, कई जो भरत तिवारी जी की यदि हत्या की बात हो, या फिर जो छात्र आंदोलन हो, उन पे AK-47 से और लाठियों से वार करना हो, प्रशांत किशोर जी और जनसुराज उसमें एकमात्र दल ऐसा था जो उनकी आवाज बनकर उभरा है। तो बिहार में जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी थी इन दलों की, उसको केपुर की जनता ने प्रशांत किशोर जी पे नहीं, रोहिणी आचार्य ने इसकी तारीफ करी है। रोहिणी आचार्य ने बोला कि सबसे जनता के साथ कनेक्ट, कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट साफ दिखाई दे रहा है प्रशांत किशोर का। रोहिणी आचार्य ने तारीफ करी है लालू जी की बिटिया ने। इन बातों का मैं बहुत विनम्रता से उनको स्वीकार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, बट मुझे लगता है उन्हें अपनी पार्टी में और अपने कृत्यों का विश्लेषण करने की ज्यादा जरूरत है। जब उनका कैंडिडेट खुद बांकीपुर में घूम रहे थे तो आला कमान का उनका किस प्रकार से उनके साथ सपोर्ट था, खैर वो अलग बात है, वो उनके अपने मुद्दे हैं। मुद्दे की बात यह है कि जो रोहिणी आचार्य जी या फिर पूरे बिहार में आज सबको जो दिख रहा है कि पीके के रूप में एक ऐसा विकल्प लोगों ने विधानसभा में भेजा है। टक्कर में एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, उस स्टेटमेंट पे मैं आऊंगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर। बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने बोला है कि यह डबल इंजन सरकार की हार है। अक्षर, दिस इज अ बिग क्वेश्चन टू यू। आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के सामने अब विकल्प के तौर पे प्रशांत है, ना कि तेजस्वी? डू यू सी दैट? क्योंकि तेजस्वी 2-3 चुनाव हार चुके हैं, मतलब उनकी पार्टी चुनाव हार चुकी है। देखिए बिल्कुल बायपोल को अभी कैसे कैजुअली वाइप ऑफ कर रहे थे मैंने देखा, लेकिन याद करना चाहिए इन्हीं को कि शरद यादव जी का जो जबलपुर का चुनाव था उसके बाद से कांग्रेस की क्या स्थिति हुई थी। तो कई बार बायपोल जो होते हैं वो उनका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़ता है, और ऐसा प्रदेश बिहार जहां पर अभी विकल्प जो है, जो आज की डेट में अगर आप समझें तो विपक्ष वहां मौजूद ही नहीं है। उसके विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता है वो इतने महम चुनाव के दौरान विदेश में मजे करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो उस रूप में नहीं, पर देखिए, पर एक सेकंड, पर आप कह रहे विदेश राहुल, एक सेकंड देखिए, राहुल गांधी का उस चुनाव से क्या लेना देना था? जनता और यू टॉकिंग अबाउट तेजस्वी यादव। आई एम टॉकिंग अबाउट तेजस्वी यादव, आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई डोंट वांट नेम एनीवन स्पेसिफिकली। ये जनता बिहार की और बाकी जनता ने आपके नेता, एक सेकंड उसका विश्लेषण किया है। स्वीट वे ऑफ सेइंग इट, स्वीट वे ऑफ सेइंग इट, न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, स्वीटली सब बातें कही जा रही हैं। ओके, आपके नेता विदेश में थे और अब आप
सेलिब्रेट क्या करेंगे? आपकी तो बहुत बुरी हाल होगी प्रोफेसर नवल किशोर। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर के साथ अलायंस आपका हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि प्रशांत किशोर एक ऑल्टरनेटिव है बीजेपी के सामने, क्योंकि इसी तरह से वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरी कहानी को? अब प्रोफेसर किशोर, नवल किशोर। अमित जी देखिए, अगर एक चुनाव के आधार पर पिछले 15 साल का इतिहास को आप मिटाना चाहते हैं, 2015 में आरजेडी को कितनी सीट आई थी, 2020 में कितनी सीट आई थी, 2020 जो 2015 से 17 तक सरकार बनी थी, या 2022 से 24 तक सरकार बनी थी, युवाओं के लिए किसने जम के काम किया था? 17 महीनों के सरकार में जो नौकरी की बात की थी, जो रोजगार की बात की थी, जो पढ़ाई की बात की थी, जो कमाई की बात की थी, किसने बात की? सब करी ना, फायदा नहीं हुआ ना। अभी तो आज के सेटबैक की बात करते हैं ना राजद को। अब बीजेपी तो मैंने 30-32 मिनट बात कर ली। अमीश जी कम से कम विश्लेषण पे न्याय कीजिए, कम से कम विश्लेषण पे न्याय कीजिए। कुछ और कहते हैं, लेकिन आपका चाल चरित्र और चेहरा तो वही है ना जो बिहार की जनता ने देखा हुआ है। यही तो समस्या कैसे है आपकी जो स्वीट बातें हैं उसको कैसे एक्सेप्ट कर ले ऑन द फेस ऑफ इट? आपको मालूम नहीं है कि जो अब विश्व का सबसे विशाल पार्टी कह रहा था, उसका शांत ध्वस्त हो गया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का शांत ध्वस्त हो गया है, वहां पर मुख्यमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है, उसकी हार को आप नहीं करते हैं। 98,000 से नीचे आकर, अरे वो तो निपट गए, अरे वो चुनाव हार गए, लेकिन आपकी जमानत जब्त हो गई। मैं बीजेपी की हार को बिल्कुल आपकी अपनी जमानत जब्त हुई है। यू अंडरस्टैंड प्रोफेसर नवल किशोर? देखिए बीजेपी हम्बली अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर रही है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। कांग्रेस से भी ज्यादा राजद का नुकसान है ये। राजद की जमानत जब्त होना बड़ी बात है। अमीश जी 10 सेकंड, अरे अमीश जी 10 सेकंड सुन तो लीजिए। 20 सेकंड लीजिए सर। मैं कह रहा हूं कि अगर यही चीज करना है तो आप ये कहिए ना कि एक नई नवेली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले चुनाव में कोशिश करके 2038 में से 2036 जगह पे जमानत जब्त करवाया, चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं किया, और आज एक बांकीपुर चुनाव में जिसमें कि भाजपा की अहंकार। ठीक है, जवाब अक्षत चौनक जवाब। अक्षत चौनक जवाब, ऑडियो सॉन्ग, 30 कम से कम हमारी पार्टी ने अपनी हार का विश्लेषण करने के बाद हम गायब नहीं हो गए। राजद कहां थी 2025 में जब चुनाव खत्म हुए? उसके बाद से लेकर आप मुझे एक बार दिखा दीजिए तेजस्वी यादव का कोई भी बयान। इस दौरान भरत तिवारी जी की हत्या हो गई, उसकी जांच, निष्पक्ष जांच के लिए जन स्वराज एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो खड़ी हो गई। जनता का वहां पे विरोध हुआ, बच्चों का छात्र आंदोलन हुआ, उन पे AK-47 चलाया गया, आप कहां थे? जन स्वराज। मुझे रुकना पड़ेगा। देखिए ये बड़ी विवेचना है। इसमें कहानी सिर्फ बीजेपी कांग्रेस नहीं है, इसमें कहानी तीसरी पार्टी है, और वो तीसरी पार्टी की कहानी और बड़ी होगी। और मैं आपको यू टेक माय वर्ड, यूपी में भी बड़ी होगी और दिल्ली में भी बड़ी होगी, यानी देश में भी बड़ी होगी। तो फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। मंडे एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।